आज हमारे 10th क्लास का विज्ञान का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन किसको कहते हैं और उसके यौगिक यानी कि उसके कौन भाग कैसे होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट भी हमारा कार्बन का ही है। कार्बन, आपने आग लगी हुई देखी होगी, जब आग लगती है तो उसके ऊपर काला काला धुआं निकलता है। उस धुएं के ऊपर हाथ रखना, देखना, और जब वो धुआं हाथ काला हो जाए तो हटा के देखना, जो काला काला लगा रहता है ना, वही कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन वो काला पदार्थ है, उसी को कार्बन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा मतलब सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और सांस लेने में कमी हो रही है। अब धुआं थोड़ी ना हम लोग फेंकेंगे, नहीं ना, तो कार्बन इसीलिए नुकसानदायक है। समझ गए? तो कार्बन क्या होता है आपको मालूम चल गया। पूरे विश्व में जो हमारा पूरा वायुमंडल है उसके अंदर कार्बन की मात्रा मात्र 0.03% है। पूरे वायुमंडल के अंदर 100% हमारा वायुमंडल है। ठीक है, इसमें से मात्र कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.03%। इतनी कम मात्रा, 1% भी नहीं है। इतनी कम मात्रा होने के बाद भी कार्बन दुनिया के प्रत्येक चीज में विद्यमान है। आप कुछ भी जला के देखिए, उसके अंदर से कार्बन जरूर निकलता है। अगर उसके अंदर कार्बन नहीं होगा तो काला धुआं नहीं करेगा, अगर कार्बन होगा तो काला धुआं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन का मतलब इतनी कम मात्रा होते हुए भी इतने बड़े स्तर पर मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, प्रत्येक चीज के अंदर कार्बन विद्यमान है। तो ये कार्बन है, और ये तो वायुमंडल के बारे में बता रहा हूं। वायुमंडल, धातु की बात की जाए यानी धातुओं में कार्बन कितना है, तो 100% होता है हर चीज का। इसमें धातुओं में कार्बन 0.2% ही है। कार्बन इतना ही है, 1% भी नहीं है धातुओं में कार्बन। और लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो धातुओं में भी बहुत धातु ऐसे हैं जिनके अंदर से कार्बन निकलता है। ठीक है, इतनी कम मात्रा होते हुए भी इतनी ज्यादा प्रमुखता है कार्बन के। और कार्बन क्या होता है? वो काला धुआं। और कार्बन के कारण ही बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। कार्बन के कारण ही ग्रीन हाउस गैस, ये प्रभाव, हरित प्रभाव, ये सारे कारण कार्बन के कारण ही होते हैं। ठीक है, कार्बन की प्रमुखता बढ़ती जा रही है। ये फैक्ट्रियां, गाड़ियों के निकलने वाले धुएं, और फिर हम आजकल दहन करते रहते हैं, कचरा बच गया उठा के जला देते हैं, तो उससे कार्बन का बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ रही है। ये सारे वो कारण हैं जिनसे कार्बन की मात्रा पे दिन के पर दिन प्रतिदिन इसकी बढ़ोतरी होती जा रही है। ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में हम इंसानों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अभी तो पहुंचा ही रहा है, आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी दिल्ली वाले को देख लो, जैसे ही ठंडी आती है माथा गर्म हो जाता है उनका। समझ गए? क्योंकि दिल्ली में तो कई जगह ऐसे हैं टूरिस्ट स्पॉट जहां पे ऑक्सीजन नाक से चढ़ाते हैं, ओरिजिनल ऑक्सीजन टैंक में भर के रखे हैं लोगों के लिए, कि उनको मतलब वो बेहोश ना हो जाए कार्बन के, मतलब कार्बन के कारण या प्रदूषण के कारण। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कार्बन और हाइड्रोजन संरचना। कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना मतलब कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो कौन कौन सी संरचना बनती है और क्या कौन कौन सी गैसें बनती हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। पहला है मीथेन गैस। इसकी संरचना मीथेन गैस है, कार्बन और हाइड्रोजन का मिलने से बनती है मीथेन गैस। CH4 इसका सूत्र है साइंस के हिसाब से। एथेन C2H6, प्रोपेन C3H4H8 और ब्यूटेन C4H10। ये सूत्र आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक केवल उठा के पूछ लेगा जैसे प्रोपेन का सूत्र क्या है, तो आपको ये याद रहेगा तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन इसकी संरचना कैसे बनेगी, उसकी संरचना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम एक बता देता हूं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। मीथेन है CH4, C कितनी बार है? एक बार है, C लिख लो। H कितनी बार है? C एक बार। C कितनी बार है? यानी कार्बन, C मतलब कार्बन एक बार है, और H यानी हाइड्रोजन 4 बार है। हाइड्रोजन का 4 बार कर लो, 1 2 3 4। सेम ऐसी संरचना बनेगी। अगर आप ऐसा इमेज भी बना के आ रहे हो तो पेपर वाले को ऐसा लगेगा कि बहुत पढ़े लिखे हो, आपको अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है, उसके बाद से प्रोपेन का एक और बना लेते हैं समझने के लिए। C3 है, 1 2 3, यानी कार्बन कितनी बार है? 3 बार है। और हाइड्रोजन 8 बार है, 1 2 3 4
5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 बार हो गया। ऐसी संरचना अगर आप सामने सामने बना के आते हो तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये संरचना अगर आपको समझ में अभी आ गई है तो ठीक है कि कार्बन C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, C जितनी बार कह रहा है उतनी बार C बनाओ और हाइड्रोजन जितनी बार कह रहा है उतनी बार हाइड्रोजन बनाओ। ये आखिरी वाले का भी सेम ऐसा ही बनेगा। इसमें बस कार्बन को 4 कर देना और हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 10 बन जाएगा। 4 ऊपर 4 नीचे और एक इधर 2 ये, यानी कि 10 हो गए। ठीक है, तो ये होता है कार्बन और हाइड्रोजन का संबंध। ठीक है, इसके बाद से हम ये जानते हैं कि ये गैसें किस चीज के काम में आती है। मेथेन और एथेन, ये दोनों गैसें प्राकृतिक गैसें हैं। ठीक है, जो हम सिलेंडरों में यूज करते हैं, इन गैसों, ये गैसें कौन सी होती हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन सिलेंडरों में भरने से पहले इन गैसों का, जो प्रकृति ने इन गैसों को रूप दे रखा है, वो मीथेन और एथेन का है। उनको लाकर स्वच्छ करके उनमें कुछ बदलाव करके जब जो गैस बनती है उसको ही प्रोपेन और ब्यूटेन कहते हैं। चारों की चारों गैसें ज्वलनशील है, और चारों का मतलब ये दोनों तो प्रकृति में विद्यमान होती है, मेथेन और एथेन। लेकिन जब हम इसको ला के परिवर्तन करने के बाद जलने लायक और सुरक्षित तौर पर जब इसको प्रमाणित कर देते हैं तो प्रोपेन और ब्यूटेन कहलाती हैं। और यही गैसें हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर गैसों में आती हैं भर भर के। ठीक है, उसके बाद से ब्यूटेन गैस और कहाँ पाई जाती है? जो आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले अक्सर लाइटर लेके घूमते हैं, तो वो लाइटर के अंदर आपने देखा होगा एक लिक्विड रहता है, जब नीचे से दबाना ना उसके अंदर गैस भरने वाला होता है, वो गैस रहता है जो लिक्विड की तरह दिखता है। ठीक है, दबाओगे तो वो तुरंत के तुरंत उड़ जाता है। उस गैस का नाम क्या है? ब्यूटेन गैस। यानी सिगरेट पीने वाले लाइटर में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस होता है। ठीक है, प्रोपेन गैस जो दलदलीय इलाका होता है तो वहां पे अक्सर आप नंगी आंखों से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप वहां की मट्टी को लाकर रिसर्च करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि उसके अंदर से भी गैस निकलती है और उस गैस का नाम है प्रोपेन गैस। ठीक है, तो प्रोपेन गैस और फिर मीथेन और इथेन प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल भी एक तरल पदार्थ होता है। शुरू में ये गैसीय रूप में होता है, लेकिन जब इसको पीने लायक या तरल पदार्थ में बना देते हैं, इसी को शराब कहा जाता है। एल्कोहल को शराब नहीं कहा जाता। एल्कोहल से जब उसका अपडेटिंग वर्जन शराब है, यानी एल्कोहल फिर शराब बनती है, ना कि एल्कोहल ही शराब होती है। नहीं, पहले एल्कोहल, उसमें परिवर्तन करने के बाद शराब का निर्माण होता है। ठीक है, एल्कोहल करता क्या है? जब हम उसको पी लेते हैं तो हमारी तंत्रिका तंत्र, यानी दिमाग से जो ये में जा रहा है, बीचों बीच बहुत सारी नसें हैं जो पूरे शरीर को दिमाग से जोड़ती हैं, उन नसों को डिस्टर्ब कर देता है। मतलब वो अपना काम करना भूल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से नींद नहीं आती है, और नींद आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। फिर दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, शरीर अपना संतुलन भूल जाता है। तो ये सारी बीमारियां कब होती है? जब हम अल्कोहल का प्रयोग कर लेते हैं स्वयं पीकर। ठीक है, यानी कि शराब पीकर, सिंपल भाषा में। तो होता क्या है कि इसके बाद ऐसी सब स्थिति होने के बाद ही हम कहते हैं, इसी को हमने अपना शब्दों में एक नाम दिया है, उसका नाम है नशा करना, या नशा हो गया है इसको। ठीक है, हम कहते हैं ना चढ़ा लिया है ज्यादा ही। ठीक है, तो एल्कोहल का क्या प्रयोग है आप समझ गए। ठीक है, तो एल्कोहल एक गैस है, लेकिन इसका प्रयोग भी ऐसा होता है। एल्कोहल को ना गन्ने से भी बनाया जाता है। एल्कोहल गन्ने के अंदर ना जब धूप में गन्ना खड़ा रहता है तो उसके सिरा बनाने का बहुत ज्यादा वो शोषित बहुत ज्यादा करता है सूरज की रोशनी को। जब उसको किड़वन करके, किड़वन का मतलब होता है सड़ाने के बाद एल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एल्कोहल के अंदर पेट्रोल मिला के इसको ईंधन की तरह यूज करते हैं, क्योंकि जब एल्कोहल के अंदर पेट्रोल मिला दिया जाएगा, एल्कोहल मतलब शराब नहीं, अपडेटिंग वर्जन नहीं, ओनली फॉर एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर जब पेट्रोल मिलाया जाएगा तो वो शुद्ध ईंधन बन जाता है, और उस ईंधन से बहुत सारी गाड़ियां चल सकती हैं, और बहुत सारे देश हैं जो चलाते भी हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता। ठीक है, झाग क्यों बनता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है झाग क्यों बनता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा टब के अंदर कपड़े धोते हुए महिलाओं को, और जब उसमें सरफ डालती हैं तो वो झाग बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सरफ या साबुन अक्सर झाग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि सरफ और साबुन के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके कुछ कण तो ऐसे हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं, और कुछ कण ऐसे हैं जो घुलते ही नहीं हैं। जो कण घुल जाते हैं वो तो अंदर ही घुल जाते हैं, और लेकिन जो कण नहीं घुलते वही ऊपर आकर झाग बना देते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर झाग क्यों बनता है?
कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कण हैं वो अगर पानी में नहीं घुलते हैं तो उनके ना घुलने के कारण उनके जो आयन है, जो कण है, वो ऊपर तैरने लगते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में झांग कहते हैं। समझ गए कि झांग कैसे बनता है? ठीक है। ब्रोमीन का खाद्य और मक्खन का प्रयोग। ब्रोमीन एक धातु होती है, एक गैस भी होती है, तरल पदार्थ में भी मिल जाता है ब्रोमीन। तो इसका प्रयोग करना है कि एक खाद्य पदार्थ में डालें और एक मक्खन में डालें तो क्या होगा। ब्रोमीन एक ऐसी गैस है जो मतलब कार्बन इसके अंदर भी पाया जाता है। ब्रोमीन की खास बात है कि इसका प्रयोग में ये बताना है कि संतृप्त है, वो चीज संतृप्त है या नहीं। संतृप्त का मतलब होता है, हम कहते हैं ना, ये खाना खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मतलब मेरा मन भर गया है, अब खाने का मन नहीं कर रहा, इतना टेस्टी था कि अब मेरा ओवरलोड हो गया है, अब और ज्यादा नहीं खा सकता। ठीक है, यानी संतृप्त हूं मैं। और नहीं, अभी भी खा लिया हूं मगर फिर भी बाकी है, तो अभी संतृप्त नहीं हुआ हूं। ठीक है। अगर हम ब्रोमीन को खाद्य तेल में डालते हैं तो वो ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि ब्रोमीन का जो कार्बन अणु है उसको खाद्य तेल खींच लेता है। इसका मतलब क्या कि खाद्य तेल संतृप्त नहीं था, यानी उसका पेट भरा होता तो वो और खाता, कार्बन उससे नहीं खाता ना, लेकिन फिर भी वो कार्बन खाया जा रहा है, तो इसका मतलब खाद्य तेल संतृप्त नहीं है। वही जब मक्खन के अंदर हम लोग ब्रोमीन को डालते हैं तो उसका रंग उड़ता ही नहीं है, वैसा का वैसी पड़ा रहता है। इसका मतलब मक्खन संतृप्त है, उसका पेट भरा हुआ है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? उसके बाद से आता है कपड़े की धुलाई कैसे की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वैसे पूछेंगे तो तुरंत लोग जवाब देंगे, कपड़ा लाया मारा झक झक, और उसके बाद से उठा उठा के पटका, जैसे लकड़े को उठा उठा के पटका जाता है, पानी फेंका छपाक से, खंगारा मारा, लटका दिया, हो गया कपड़े की धुलाई। नहीं, कपड़े की धुलाई की मतलब वैसे तो ऐसी ही होती है कपड़े की धुलाई, लेकिन विज्ञान जब पूछेगा तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है। कपड़े की धुलाई के लिए इसके अंदर बताया गया है कि जब कपड़े को हम साबुन या सरफ के साथ धोते हैं तो वो जो साबुन या सरफ के कण होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर आप जूम करके देखेंगे साबुन या सरफ को तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं जल रागी। जल रागी, इस डिजाइन को, साबुन या सरफ का जो डिजाइन होता है कण वो इस प्रकार के होते हैं। ये कण क्या करते हैं कि कपड़े के साथ लगकर इनका इतना वाला भाग तो कपड़े के अंदर चला जाता है और इतना वाला भाग कपड़े के बाहर चला जाता है, और इनके जो ये जो निकल रहे हैं ना झोझे से, ठीक है, जो ये निकल रहे हैं तंबू की लट्ठी की तरह, ठीक है, बाहर, ये क्या करते हैं, ये सारे मैल को खींच के केंद्र में इकट्ठा कर देते हैं। यही खास बात होती है, वो इकट्ठा हो जाता है और जब हम सरफ पानी मारते हैं तो सारा का सारा धुल जाता है, जिससे कपड़े की सफाई हो जाती है। तो कपड़े की सफाई होने का कारण साइंस में अगर आप बताना होगा तो जल रागी बताएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से कपड़े की सफाई होती है, ये डिजाइन भी बनाएंगे। ठीक है, और बात को फिर नीचे लिखेंगे कि कैसे होता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इतना बड़ा भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, करीबन 1 या 1 पेज का, तो आपको अच्छे से नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो जल रागी मतलब कपड़े की धुलाई के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर के अंदर इतनी ही बातें बताई गई थी। उसके बाद से 2-3 धातुओं के बारे में बताया गया, धातु कह रहा हूँ, अधातुओं के बारे में, जैसे एक हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरीन, ये अधातुएं हैं, लेकिन इन सब के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, हीरा के अंदर भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। मतलब ऐसे करके कुछ संरचना होती है, ऐसे जुड़ा रहता है। और ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। और वही फ्लोरीन की संरचना, ये डब्बे डब्बे बन बन के ना
पूरा का पूरा एक फुटबॉल की तरह बन जाता है। इसीलिए फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है। ये कार्बन 60 के द्वारा इसको नापा जाता है, कार्बन 60 के द्वारा, 60 यानी 60। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।